Hello students, this is lecture 6. Last class we discussed about chemical properties of bases. In this lecture we discuss about pH scale. What is pH scale? What is use of pH scale in everyday life? इन सब के बारे में हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे. pH स्केल क्या है, pH स्केल का यूज हम लोग कैसे करते हैं. आइए स्टार्ट करते हैं. पहला तो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन बिटवीन प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस. अभी तक हमने जो एसिड बेस पढ़ा है उसके आधार पे हम लोग एसिड बेस का कंपैरिजन करते हैं. ठीक है, तो पहला है क्या कि टेस्ट में कैसे होते हैं एसिड, सॉर होते हैं. बेस कैसे होते हैं, बिटर होते हैं. और एसिड की जो प्रॉपर्टीज है वो किस पे डिपेंड करती है, H प्लस आयन पे डिपेंड करती है. बेस की प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती है, OH माइनस आयन या फिर हाइड्रोक्साइड आयन पे डिपेंड करती है. एसिड लिटमस को, कौन से लिटमस को किस कलर में चेंज करते हैं, तो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करते हैं. और बेस क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करते हैं. और एसिड जो है वो एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट है और बेसिस भी एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. और जो एसिड है वो मेटल के साथ रिएक्ट करके, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम, कैल्शियम, जिंक, इनके साथ जब रिएक्ट करता है एसिड तब हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है ना. बेस है वो जिंक, एल्यूमिनियम और टिन के साथ ही रिएक्ट करता है, बाकी अदर मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करता है. एसिड कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है और बेसिस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ऑब्जॉर्ब करके कार्बोनेट बनाते हैं. ठीक है, और एसिड का जो पीएच वैल्यू होता है वो लेस देन 7 होता है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड. अभी हम लोग पीएच स्केल, पीएच वैल्यूज के बारे में पढ़ेंगे आगे. और जो बेसिस होते हैं उनका पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होता है, ग्रेटर देन 7 होता है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर. और जो एसिडिक प्रॉपर्टीज होती है एसिड की वो बेस के साथ रिएक्ट करने के बाद डिसअपीयर हो जाती है. ठीक है, जिसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं. और बेसिक प्रॉपर्टीज भी एसिड के साथ, यानी कि बेस जो है जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो बेसिक प्रॉपर्टीज डिसअपीयर हो जाती है, खत्म हो जाती है. उसे भी हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन. ये सब हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं और इनकी जो प्रॉपर्टीज थी सारा हम लोग देख चुके हैं. आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो है पीएच स्केल. देखिए पीएच स्केल जो है कुछ इस तरह का होता है. ठीक है, जिसमें 0 से लेके 14 तक इसमें नंबर दिए हुए रहते हैं. ठीक है, अब पीएच स्केल होता क्या है, अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन कॉल्ड पीएच स्केल. ऐसा स्केल जो हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को सॉल्यूशन में मेजर करता है उसे हम लोग कहते हैं पीएच स्केल, है ना. यहाँ पे जो H है, ये H है, ये क्या है, हाइड्रोजन आयन को मेजर करता है, इसीलिए यहाँ पर H ये दिखाया गया है. तब ये P क्या होता है, व्हाट इज P, तो इन pH P स्टैंड्स फॉर पोटेंज. P किसको दिखाता है, P पोटेंज को डिनोट करता है, जो कि एक जर्मन वर्ड है. पोटेंज का मतलब होता है पावर. ठीक है, पोटेंज का मतलब होता है पावर, यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन को जो दिखाता है स्केल, उसे हम लोग कहते हैं पीएच स्केल. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 0 से लेके जो 6 तक है ना, 0 से जो 6 तक है ये शो करता है एसिडिक नेचर और 7 जो है वो न्यूट्रल नेचर है. उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं ये अल्कलाइन नेचर यानी कि बेसिक नेचर का होता जाता है. आगे चलते हम लोग द पीएच वैल्यूज एंड नेचर ऑफ सॉल्यूशन.
अब देखिए जो pH वैल्यू 7 के इक्वल होता है उसे हम लोग न्यूट्रल सॉल्यूशन कहते हैं, है ना। और जो pH वैल्यू 7 से कम होता है यानी कि 1 से लेके 6 तक उसे हम लोग एसिडिक सॉल्यूशन कहेंगे। जिसका pH वैल्यू 7 से ज्यादा होता है 8 to 14 तक उसे हम लोग बेसिक या फिर अल्कलाइन सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है। हायर द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन लोअर द pH वैल्यू। जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा pH वैल्यू कम होगी, है ना। यानी कि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे ये उल्टे घूमेगा, यानी कि इसका pH वैल्यू कम होता जाएगा, है ना। मान लेते हैं pH वैल्यू किसी सॉल्यूशन का 2 है, ठीक है, और एक दूसरे सॉल्यूशन का pH वैल्यू 4 है। दूसरे एक और सॉल्यूशन हमने लिया उसका pH वैल्यू 5 है और एक हमने और लिया उसका pH वैल्यू 6 है, ठीक है। तो अब जरा बताइए कि H प्लस आयन का जो कंसंट्रेशन है H प्लस आयन का किसमें ज्यादा होगा और किसमें सबसे कम होगा, किसमें सबसे ज्यादा होगा और किसमें सबसे कम होगा। तो अभी हमने जैसे पढ़ा हायर द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता है या सबसे ज्यादा होता है या हायर होता है pH वैल्यू कम होती जाती है ना। तो यहाँ सबसे कम pH वैल्यू किसकी है, इस वाले सॉल्यूशन की है 2 है ना। तब इसका जो कंसंट्रेशन है ये सबसे ज्यादा होगा H प्लस आयन का, है ना, ये सबसे ज्यादा होगा, ठीक। और सबसे कम किसका होगा, इस वाले का होगा, है ना। ये सबसे कम H प्लस आयन प्रोड्यूस कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग समझते हैं और इससे हम लोग एक बात और ये पता कर सकते हैं कि जिसका pH वैल्यू कम होगा, यानी कि जैसे ये 1 2 है तो यहाँ पर ये कौन से एसिड को डिनोट करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड को, है ना। जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, 1 2 3 जितना कम होते जाएगा pH वैल्यू वो स्ट्रॉन्ग एसिड को डिनोट करेगा। और इधर जो एसिड होंगे 5 6 ये कौन से एसिड को डिनोट करेंगे, वीक एसिड को, ठीक है। हमने पहले ही पढ़ा है कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, किसे हम लोग कहते हैं, जो H प्लस आयन ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, वैसे एसिड को हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। और वीक एसिड या फिर जो एसिड बहुत कम H प्लस आयन प्रोड्यूस करता है उसे हम लोग वीक एसिड कहते हैं। तो ये हमने समझा कि जैसे जैसे हम लोग पीछे की ओर जाएंगे हमारा H प्लस कंसंट्रेशन, H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट है द pH वैल्यू इंक्रीज फ्रॉम 7 to 14 रिप्रेजेंट इंक्रीज इन OH माइनस आयन कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन। अब देखिए जैसे जैसे pH वैल्यू 7 से 14 की ओर इंक्रीज करता है तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है इंक्रीज इन OH माइनस आयन कंसंट्रेशन। ये OH माइनस आयन के कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहा है, ये हमें पता चलता है, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग ये 7 हो गया, 7 तो न्यूट्रल है, 7 से जैसे ही हम लोग आगे आगे बढ़ेंगे ये क्या डिनोट करेगा कि OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। कि अब जरा ये बताइए कि जिसमें से वीक बेस किधर वाले होंगे और स्ट्रॉन्ग बेस किधर वाले होंगे। देखिए 12 to 14 तक जो बेस होगा वो उसे हम लोग कहेंगे स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। और इधर जो भी होगा उसे हम लोग कहेंगे वीक बेस, ठीक है। क्योंकि इधर जो OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन है वो कम है ना। तो OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन कम होना वीक बेस को
रिप्रेजेंट करता है और OH माइनस आयन का ज्यादा कंसंट्रेशन होना स्ट्रॉन्ग बेस को रिप्रेजेंट करता है। ये हम लोग पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ यही दिखाया गया है कि जैसे जैसे हम लोग 7 से आगे बढ़ते जाते हैं, इधर 7 से लेफ्ट साइड बढ़ते जाते हैं, तो हमारा H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है और OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन घटता जाता है। और 7 पर, ये जो 7 है, 7 पर ये H प्लस आयन और OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन इक्वल हो जाता है। और उसके बाद 7 से जैसे हम लोग 14 की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कम हो जाता है और OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है। आगे चलते हम लोग पीएच स्केल में। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ H प्लस आयन, ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि एसिड का स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ H प्लस आयन्स पे डिपेंड करता है। हायर द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन लोअर इज द पीएच वैल्यू। हाइड्रोनियम आयन क्या, H3O प्लस, ठीक है, H प्लस ही है। H प्लस जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तब ये H3O प्लस बना लेता है, ये हमने पढ़ा था ना। H2O के साथ जब ये रिएक्ट कर जाता है तो ये हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। H प्लस ज्यादा देर तक वाटर में H प्लस के रूप में नहीं रह सकता है, इसलिए वो वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। ये हमने लेक्चर 1 में ही पढ़ा है। अगर किसी ने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो आई सजेस्ट यू पहले एक बार आप लोग लेक्चर 1 देख लें। हायर द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन लोअर द पीएच वैल्यू। जैसे जैसे हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा पीएच वैल्यू घटेगी। यहाँ देखा, जैसे जैसे हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है यानी कि H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, पीएच वैल्यू कम होती जा रही है। थर्ड है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ बेस डिपेंड अपॉन द OH माइनस आयन। इसके पिछले वाले लेक्चर में कि बेस का स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करता है, OH माइनस आयन पे करता है, नंबर ऑफ OH माइनस आयन पर करता है। पीएच वैल्यू ऑफ सम कॉमन सब्सटेंस, कुछ कॉमन सब्सटेंस है उनका पीएच वैल्यू हम लोग जानेंगे पीएच के कलर के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे पहला है हमारा वाटर। वाटर का पीएच होता है 7.0 क्योंकि ये न्यूट्रल होता है ना, ये वाटर है। वाटर का पीएच 7 होता है और ये जो सब्सटेंस है वाटर जो है वो न्यूट्रल होता है। और देखो यहाँ पर वाटर का न्यूट्रल का कलर क्या है, ग्रीन है ना, ग्रीन है ना, न्यूट्रल का कलर ग्रीन है, तो कलर ऑफ पीएच क्या हुआ, ग्रीन। उसी तरह ऑरेंज जूस है, ऑरेंज जूस उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, 3.0 to 4.0 यानी कि इसके बीच यहाँ होती है ना। और तब ये किस नेचर का हुआ, एसिडिक नेचर का हुआ है ना, एसिडिक नेचर का हुआ ना, एसिडिक नेचर का हुआ और इसका कलर क्या हुआ, येलोइश हुआ, ठीक, ये कलर येलोइश हुआ। और काउ मिल्क का पीएच जो होता है वो 6.3 to 6.6 होता है, ठीक है, इसके आसपास इधर होता है, यहाँ होता है 6.3 to 6.66 के आसपास होता है। तो इसका जो कलर होता है वो ग्रीनिश होता है और ये स्लाइटली एसिडिक होता है, ठीक है। 7 से इधर आ गया तो ये स्लाइटली एसिडिक हुआ ना, थोड़ा एसिडिक है ये, तो इसका कलर क्या हुआ, ग्रीनिश हुआ। सलाइवा, जो हमारे मुंह में सलाइवा होता है, लार, उसका पीएच कितना होता है, अप्रोक्स 6.5 to 7.5 होता है, ठीक है, 6.5 से लेके 7.5 तक, यानी कि ऑलमोस्ट न्यूट्रल ही रहता है ये। जब 7 से इधर आ जाता है तो न्यूट्रल रहता है और जैसे ही वो 7 से क्रॉस कर जाता है यानी कि 6.5 रहता है तब ये स्लाइटली एसिडिक होता है, मतलब हल्का एसिडिक रहता है। तब इसका जो कलर होगा वो कैसा होगा, ग्रीनिश होगा। वेनेगर का पीएच वैल्यू कितना होता है, 2.9 to 3.4। तो देखो 2.9 to 3.4 कहाँ आएगा, इस जगह कहीं आएगा, है ना, इस जगह आएगा। तो इसका कलर क्या है, ऑरेंज, ठीक। और ये 2.9 से 3.4 इसका वैल्यू है, इसका मतलब ये एसिडिक होगा। क्लियर है। आइए चलते हम लोग कुछ और
सॉल्यूशन के पीएच वैल्यूज के बारे में इस टेबल में देखते हैं। तो देखिए कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसकी पीएच वैल्यू होती है 0, है ना, ये 0, कलर इसका क्या हुआ, रेड। और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच वैल्यू होता है 1, है ना, ये रहा 1, तो इसका कलर क्या हुआ, ऑरेंज हुआ। कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच वैल्यू होता है 14, पीएच वैल्यू होता है 14, यानी कि इसका कलर क्या हुआ, ब्लू। और डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच वैल्यू होता है 13.4, 13.4 यानी कि ये लाइट ब्लू हुआ, ये वाला हुआ लाइट ब्लू। इसी तरह गैस्ट्रिक जूस, उसका पीएच वैल्यू होता है 1.4, है ना, 1.4 मतलब इधर ही होगा कहीं, ये 1.4 इधर, यानी कि इसी वाले जोन में है वो। तब इसका भी इसका कलर क्या हुआ, लाइट रेड या फिर ऑरेंज। लेमन जूस का होता है पीएच वैल्यू 2.5, ठीक है, तो ये हो गया ऑरेंज। विनेगर का हो गया 4.0 पीएच वैल्यू, विनेगर का पीएच वैल्यू कितना है, 4.0, तो इसका कलर कैसा होगा, ग्रीनिश होगा। टोमेटो जूस का 4.1, इसका भी ग्रीनिश होगा। सलाइवा का बिफोर मील, यानी खाना खाने के पहले जो हमारा सलाइवा होता है, लार होता है, उसका पीएच वैल्यू कितना होता है, 7.4, 7.4 यानी कि न्यूट्रल होता है। कलर कैसा हुआ इसका, ग्रीन। और आफ्टर मील के बाद सलाइवा का पीएच वैल्यू कितना हो जाता है, 5.8, यानी कि एसिडिक हो जाता है ये 5.8, ग्रीन हो जाएगा इसका कलर, लाइट ग्रीन, ग्रीनिश। आफ्टर मील के बाद सलाइवा जो होता है हमारा, लार जो होता है, वो एसिडिक नेचर का हो जाता है। और कॉफी है, कॉफी का पीएच वैल्यू होता है 5.0, यानी कि ये कलर, ये ग्रीनिश। सॉफ्ट ड्रिंक का होता है 6.0, 6.0 यानी कि ये भी ग्रीनिश ही हुआ, लाइट ग्रीन। और ब्लड का होता है पीएच वैल्यू 7.4, 7.4 यानी कि ब्लड जो है वो न्यूट्रल होता है, उसका कलर हो गया ग्रीन। एग का होता है 7.8, यानी कि ये भी ग्रीन में ही आया। टूथपेस्ट का होता है हमारा पीएच वैल्यू 8, यानी कि टूथपेस्ट जो हम लोग यूज करते हैं वो बेसिक नेचर का होता है। और बेकिंग सोडा सॉल्यूशन जो है उसका पीएच वैल्यू होता है 8.5। जो हम लोग यूज करते हैं ना घरों में बेकिंग सोडा, खाने में पकौड़ा बनाने के लिए या फिर केक बनाने के लिए हम लोग बेकिंग सोडा का यूज करते हैं ना, उसकी पीएच वैल्यू होती है 8.5, यानी कि उसका भी कलर ये ओशियन ग्रीन हुआ। और वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन, जो वॉशिंग सोडा जो हमारे डिटर्जेंट में होता है, वॉशिंग सोडा, उसके सॉल्यूशन का जो पीएच वैल्यू होता है वो होता है 9, तो उसका कलर ये क्या हुआ, ये स्काई कलर, स्काई ग्रीन हुआ। प्योर वाटर का होता है 7, यानी इसका कलर क्या हुआ, ग्रीन। आगे चलते हैं लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। अब हमारे एवरीडे लाइफ में पीएच की क्या इंपॉर्टेंस है, आइए चलते हम लोग एक एक करके इसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है प्लांट एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव। जो हमारा प्लांट है और एनिमल्स है वो पीएच सेंसिटिव होते हैं। The pH plays an important role on survival of animals and including human beings. और एनिमल के सर्वाइवल के लिए और ह्यूमन बीइंग के भी सर्वाइवल के लिए जो पीएच है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। Our body works well pH range of 7.0 to 7.8। जो हमारा बॉडी है, जब हमारा पीएच 7.0 to 7.8 रहता है उस समय हमारी बॉडी प्रॉपर अच्छे से वर्क करती है। The aquatic animal like fish can survive in river water within a narrow range of pH change। जो हमारा एक्वेटिक एनिमल है वो रिवर वाटर में सरवाइव करता है। पीएच रेंज पे एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं, अगर जरा सा भी वो थोड़ा चेंज हो जाता है तो वो मरने लगते हैं वाटर में ही। जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हेन द पीएच ऑफ रेन वाटर इज अबाउट 5.6, जैसे ही हमारा जब हमारा रेन वाटर बारिश का पानी उसका पीएच वैल्यू 5.6 हो जाता है,
5.6 क्या डिनोट करता है कि जो वाटर है हमारा वो एसिडिक नेचर का हो गया। इट इज कॉल्ड अ एसिड रेन। तो इसे हम लोग कहते हैं एसिड रेन। जब बारिश के पानी का pH 5.6 पहुंच जाता है तो वैसी बारिश को हम लोग एसिड रेन कहते हैं। टू मच एसिड रेन कैन लोअर द pH ऑफ रिवर वाटर। अगर ये एसिड रेन बहुत ज्यादा हो जाती है तो वो एसिड रेन का जो पानी है वो कहाँ जाएगा, रिवर्स में जाएगा और अदर वाटर बॉडीज में जाएगा और वो उस रिवर को, उस वाटर बॉडी को एसिडिक कर देगा, है ना। तो उसमें जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, फिश हो गई, वैसे एक्वेटिक एनिमल्स जो उस वाटर बॉडीज में सरवाइव कर रहे थे उनके लिए उसमें सरवाइव करना अब मुश्किल हो जाता है और धीरे धीरे उनकी डेथ हो जाती है ना। जैसे ही उस वाटर का pH वैल्यू एसिडिक हो जाता है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में pH क्या रोल निभाता है। देखो ये क्या है, इनो है। इनो का यूज हम लोग करते हैं घरों में। जो हमारा स्टमक है वो गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करता है और वो जो गैस्ट्रिक जूस है उसमें कौन सी एसिड होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। तो हमने पहले पढ़ा था पहले लेक्चर में कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत हार्मफुल होती है, बहुत केयरफुली उसका यूज हमें करना पड़ता है लेबोरेटरी में। लेकिन जो हमारा स्टमक है वो तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही प्रोड्यूस करता है। तो क्या वो हमारे स्टमक के वॉल्स को, हमारे जो अंदर में अलग अलग पार्ट्स है उसको क्या वो हार्म नहीं करता है? तो इसका आंसर है नो। जो ये गैस्ट्रिक जूस है जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो स्टमक के वॉल्स को कोई हार्म नहीं पहुंचाता है। ये क्या करता है, किल्स जर्म्स एंड बैक्टीरिया विच इंटर इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम अलोंग विथ फूड। तो जो भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड के साथ जो जर्म्स और बैक्टीरिया आ जाते हैं हमारे पेट में, उन्हें वो किल करता है, मार देता है। तो जर्म्स से, उस बैक्टीरिया से हमें जो डिजीज होने वाली थी उससे वो हमें बचाता है और हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है। Sometimes excess of acid is produced in the stomach due to overeating or eating spicy food. This stage is called acidity. जब कभी हम लोग बहुत ज्यादा स्पाइसी खाना खा लेते हैं या बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं जिसको ओवर ईटिंग कहते हैं, तो उस समय क्या होता है कि जो हमारा स्टमक है वो बहुत ज्यादा एसिड प्रोड्यूस करता है। क्यों प्रोड्यूस करता है? क्योंकि जो स्पाइसी खाना है, जो ओवर ईटिंग हमने बहुत ज्यादा खाना खा लिया है, उसे पचाने के लिए, उसे डाइजेस्ट करने के लिए हमारा जो स्टमक है वो बहुत ज्यादा एसिड प्रोड्यूस करने लगता है। तो उस स्टेज में हमें एसिडिटी होने लगती है ना, खट्टी डकारें आने लगती है, उसे ही हम लोग एसिडिटी कहते हैं। तो ये एसिडिटी जब होने लगती है तो उसे ठीक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कि हमें एंटाएसिड लेना चाहिए। एंटाएसिड क्या होता है? एंटाएसिड एक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कौन से नेचर का है? बेसिक नेचर का है ना, बेस है। तो जो एक्सेस एसिडिटी हमारे पेट में हो जाती है, तो जैसे ही हम लोग एंटाएसिड लेते हैं, ये तो बेस है एंटाएसिड, तो एसिड और बेस दोनों आपस में रिएक्ट कर जाते हैं और दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। उसके बाद हमें रिलीफ मिल जाती है। तो इनो जो हम लोग लेते हैं, ये भी एक एंटाएसिड है। तो ये एंटाएसिड हम लोग कब लेते हैं? जब हमें एसिडिटी होती है। और एंटाएसिड में कौन सा सब्सटेंस होता है? वो होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड किस नेचर का होता है? बेसिक नेचर का होता है। और एंटाएसिड कैसे एसिडिटी को खत्म करता है? एंटाएसिड में बेस होते हैं और बेस एसिड के साथ रिएक्ट कर जाता है और न्यूट्रलाइज कर देता है और हमारी एसिडिटी ठीक हो जाती है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग
नेक्स्ट हमारा पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके, कि कैसे पीएच चेंज होने से हमारा जो टूथ है वो खराब होने लगता है ना। टूथ खराब होने का पीएच चेंज से क्या लेना देना है। जनरली द पीएच इन द माउथ इज मोर देन 7, सलाइवा प्रोड्यूस इन द माउथ इज बेसिक इन नेचर। जो हमारा माउथ का पीएच होता है वो 7 होता है, 7 से ज्यादा होता है ना। तो 7 से ज्यादा होने का मतलब क्या, ये बेसिक नेचर का हुआ है ना। हमने पढ़ा है कि 7 से इधर जब ज्यादा बढ़ता है तो ये बेसिक नेचर का हो जाता है, और इधर आगे बढ़ता है तो एसिडिक नेचर का हो जाता है ना। Some food particles remain in the mouth after eating, and bacteria present in mouth produce acids by degradation of food particles. जब हम लोग खाना खाते हैं तो हमारा माउथ है उसमें कुछ खाने के टुकड़े दांतों में फंसे रह जाते हैं, है ना। तो वो जो टुकड़े फंसे रह जाते हैं दांतों में, उसे डिग्रेड करने के लिए जो हमारे माउथ में प्रेजेंट बैक्टीरिया है वो एसिड रिलीज करता है, ताकि जो हमारे माउथ में फूड पार्टिकल्स जो फंस गए हैं दांतों में उसे वो डिग्रेड कर दे, उसे खत्म कर दे, है ना। टूथ डिके स्टार्ट व्हेन द पीएच ऑफ एसिड फॉर्म्ड इन द माउथ फॉल्स बिलो 5.5। तो जैसे ही वो बैक्टीरिया एसिड जनरेट करना स्टार्ट करता है हमारे माउथ में, वो फूड पार्टिकल्स को खत्म करने के लिए, तो हमारा जो माउथ का पीएच है वो एसिडिक हो जाता है, ठीक है। तो वो एसिडिक अगर 5.5 से अगर वो ज्यादा हो गया, ठीक है, 5.5 से अगर वो और आगे बढ़ गया, तो हमारे जो टूथ हैं, हमारे जो दांते हैं वो डिके होना, खराब होना स्टार्ट हो, है ना। टू प्रिवेंट टूथ डिके, तो इस टूथ डिके से प्रिवेंट होने के लिए डॉक्टर्स एडवाइज करते हैं कि हमेशा हमारे माउथ को क्लीन रखना चाहिए, और टूथपेस्ट हमें बेसिक नेचर वाला टूथपेस्ट ही यूज करना चाहिए दांतों को साफ करने के लिए, है ना। तो अगर हम लोग बेसिक नेचर का टूथपेस्ट यूज करेंगे, जो हमारे माउथ में एसिड की क्वांटिटी बढ़ गई है उसे वो हमारा टूथपेस्ट क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, और जब वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो हमारे दांत प्रिवेंट हो जाएंगे, है ना। टूथ डिके से ऐसे जो दांत हो जाते हैं हमारे, उसमें पीले पीले दांत हो जाते हैं ना, तो ये टूथ डिके के कारण ही हो जाते हैं। देखिए ऐसे भी दांत में बीच बीच में हो जाता है, तो ये सब टूथ डिके कहलाता है। आगे चलते हैं हम लोग। सेल्फ डिफेंस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। अब जो एनिमल और प्लांट्स होते हैं वो कैसे केमिकल वॉरफेयर के जरिए अपने आप को बचाते हैं। इन प्लांट किंगडम नेटल, बिच्छू बूटी इज अ हार्बेसियस प्लांट। ये जो प्लांट है ये, इसे हम लोग कहते हैं नेटल प्लांट, बिच्छू बूटी भी कहते हैं। ये एक हार्बेसियस प्लांट है, शाकाहारी पौधा है ये। नेटल लीव्स हैव अ स्टिंगिंग हेयर, इसमें पतले 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 हेयर होते हैं इस प्लांट में। टच द लीव्स एक्सीडेंटली, द स्टिंगिंग हेयर ऑफ अ नेटल लीव्स इंजेक्ट मेथानोइक एसिड इनटू द स्किन ऑफ द पर्सन, कॉज बर्निंग पेन। तो जैसे ही इसके पत्तों को गलती से टच हो जाता है, या फिर इसके पत्तों को हम लोग टच करेंगे, तो इसमें जो ये पतले पतले हेयर्स हैं वो उनके जरिए मेथानोइक एसिड इंजेक्ट कर देता है हमारे बॉडी पे जहाँ से टच हुआ है, और उसके कारण स्किन में एकदम बर्निंग पेन जैसा होने लगता है। तो इसका क्या इलाज है। द नेटल स्टिंग आर एसिडिक, जो नेटल स्टिंग है वो एसिडिक नेचर के होते हैं। कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय द रबिंग बेकिंग सोडा, तो जिस जगह पे इसके पत्ते टच हुए हैं उस जगह पे अगर हम लोग बेकिंग सोडा रगड़ लें तो वो ठीक हो जाता है ना। कैसे ठीक हो जाता है, ये जो पत्ता है ये एसिडिक नेचर का है,
और बेकिंग सोडा बेसिक नेचर का है। तो इन दोनों को जब हम लोग आपस में उस जगह पे बेकिंग सोडा को रब कर देते हैं तो ये जो बेस है वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और हमें रिलीफ मिलती है। देखिए यहाँ पे ये वो प्लांट है और इस प्लांट का एक प्लांट के रूप में ही रेमेडी मौजूद है। जब इस प्लांट से हम लोग टच हो जाते हैं तो ये प्लांट क्या करता है, मेथानोइक एसिड इंजेक्ट कर देता है अपने स्टिंग हेयर के जरिए। और उसके बगल में ये जो प्लांट है, इस प्लांट का नाम है डोक प्लांट। डोक प्लांट, ये प्लांट बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। तो इस प्लांट के पत्तों को अगर हम लोग उस जगह पे रगड़ लें तो तुरंत हमें रिलीफ मिल जाती है। ये एसिडिक नेचर का है, ये बेसिक नेचर का है। तो उसी समय जब हम लोग इस वाले प्लांट के पत्तों को उस जगह रब कर लें तो हमें तुरंत उससे राहत मिल जाती है। ये भी वही प्लांट है, डोक प्लांट। The leaf of dock plant contains some basic chemicals which neutralize the methanoic acid. जो डोक प्लांट है उसमें बेसिक केमिकल्स होते हैं और जैसे हम लोग उस जगह पे डोक प्लांट के लीव्स को लगाते हैं, रब करते हैं तो वो मेथानोइक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। नेक्स्ट है द स्टिंग ऑफ द हनी बी कंटेन्स फॉर्मिक एसिड। दिस एसिड कॉज अ लॉट ऑफ इरिटेशन एंड पेन। जब कभी मधुमक्खी हमें काट लेती है तो बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने लगता है, उस जगह पे एकदम जलने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हनी बी होती है उसके स्टिंग के जरिए वो हमारे बॉडी में फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट कर देती है, ठीक है। और फॉर्मिक एसिड के कारण ही हमें बहुत ज़्यादा इरिटेशन और पेन होने लगता है, ठीक है। The pain can be reduced by applying baking soda paste on the affected region as the acid get neutralized. तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जिस जगह पे मधुमक्खी ने काटा है वहाँ पे बेकिंग सोडा हमें लगा लेना चाहिए। बेकिंग सोडा जब हम लोग वहाँ रब करते हैं तो फॉर्मिक एसिड के साथ ये बेकिंग सोडा बेसिक नेचर का है, तो ये फॉर्मिक एसिड के साथ रिएक्ट कर जाता है और उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। तो फिर हमें उस पेन से राहत मिल जाती है। तो आगे से अगर कोई मधुमक्खी काटे तो तुरंत वहां जाके बेकिंग सोडा रब कर लेना, या फिर अभी हमने पढ़ा ना टूथपेस्ट भी बेसिक नेचर का होता है, उसे रब कर लेना, या फिर जो भी बेसिक नेचर का तुम्हारे घर में कोई सामान हो उसे रब कर लेना। तो उससे क्या होगा, जो तुम्हें पेन हो रहा है वो तुरंत ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है सॉइल, पीएच एंड प्लांट्स। सॉइल का जो पीएच होता है उसके जरिए प्लांट्स का ग्रोथ कैसा होता है। अगर पीएच चेंज हो जाए तब प्लांट के ग्रोथ में क्या चेंज आता है वो अभी हम लोग पढ़ेंगे। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ग्रो बेस्ड इन पीएच ऑफ सॉइल इज क्लोज टू 7। बहुत सारे प्लांट जो है वो जब सॉइल का पीएच 7 के करीब होता है तब वो अच्छे से ग्रो करते हैं। अगर सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गया या फिर बहुत ज़्यादा बेसिक हो गया तो प्लांट्स का जो ग्रोथ है वो बहुत ख़राब हो जाता है और वो अच्छे से ग्रो नहीं करते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है कि बहुत ज़्यादा अगर एसिडिक सॉइल हो जाए या बहुत ज़्यादा अगर बेसिक सॉइल हो जाए तो कैसे हम लोग इसको सॉइल को ठीक करेंगे। अगर सॉइल का पीएच 4 से नीचे चला गया तब ये इसका नेचर क्या हो जाएगा, सॉइल का नेचर एसिडिक हो जाएगा। और अगर सॉइल का नेचर 8.3 तक चला गया तब सॉइल का नेचर क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, है ना। तो उसे ठीक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सॉइल में कुछ केमिकल्स ऐड करते हैं, ठीक है।
उस केमिकल को ऐड करके हम लोग पीएच को एडजस्ट करते हैं और उसके बाद फिर प्लांट को ग्रो करते हैं। देखो, अगर सॉइल कुछ ज़्यादा एसिडिक हो गया तो हम लोग उसमें केमिकल्स मिलाते हैं। कौन सा केमिकल मिलाएंगे उसमें हम लोग मिलाएंगे क्विक लाइम यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, स्लैग लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चॉक मिलाएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट। इन सब का नेचर बेसिक होता है। इन सब को जब हम लोग एसिडिक सॉइल में ऐड करते हैं तो ये सॉइल की जो एक्स्ट्रा एसिडिटी है, जो एक्सेस एसिडिक हो गया है सॉइल, उसे ये कम कर देता है और फिर ये प्लांट के ग्रो के लिए सुटेबल हो जाता है। इफ द सॉइल इज टू बेसिक, अगर हमारा जो सॉइल है वो बहुत ज्यादा बेसिक हो गया तब क्या करेंगे हम लोग, तो अगर सॉइल हमारा ज्यादा बेसिक हो गया तो उसे रिड्यूस करने के लिए हम लोग उसमें मिलाते हैं ऑर्गेनिक मैटर। जो हमारे पास मैन्योर होता है, कंपोस्ट होता है ना, उसे हम लोग उसमें ऐड करते हैं। तो उसे ऐड करने से क्या होता है, जो सॉइल के अंदर ज्यादा जो वो बेसिक हो गया था सॉइल, उसे वो रिड्यूस कर देता है और फिर प्लांट के ग्रो के लिए वो सुटेबल हो जाता है ना। और ये जो मैन्योर और कंपोस्ट है ये एसिडिक नेचर के होते हैं, क्योंकि ये जो हम लोग ऑर्गेनिक मटेरियल यूज करते हैं, जैसे छिलके वगैरह हो गए सब्जी के, फ्रूट्स के जो छिलके हो गए, उन सब के सड़ने से ही तो बनता है ना। और मैन्योर गाय के गोबर, ये सब से बनता है। ये एसिडिक नेचर के होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।